गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में अपना नया टॉपिक सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो अपनी कौन सी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। देखो एटम्स के बारे में कुछ हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो सिंपली अगर हम देखें, हमारे पास हमने स्टडी करना है एटम को, और एटम को अगर ब्रेकअप करें तो ए और टॉम्स दो वर्ड से बना है। एटॉम्स मीन्स क्या है? एटम एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है आपका? ए मीन्स इनडिविजिबल्स या नॉट डिवाइडेड, दैट मीन्स ये जो सिंपली यूज किया था, ये किसने यूज किया था? जॉन डाल्टन ने। अब जॉन डाल्टन की हमने थ्योरी भी स्टडी की थी 9th क्लास में, जिसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो हमने थोड़ा सा आगे यूज करना है वही हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन हमने स्टडी की थी, उससे रिलेटेड हमने पता है इसने 5 पोस्टुलेट में अपनी थ्योरी दी थी। लेकिन हम याद रखेंगे कि जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी बेस्ड ऑन 2 केमिकल्स लॉज। उसने हमें 2 केमिकल्स लॉज दिए थे और ये लॉ कौन से थे? फर्स्ट वन तो था हमारा कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। इसकी ड्रॉबैक याद नहीं रखनी हमने, लेकिन जो इसने सही दिया था वो याद रखेंगे कि जॉन डाल्टन ने एटम वर्ड को यूज किया था, इतना याद रखना है हमने। लेकिन इसने ये कहा था कि एटम इज नॉट डिविजिबल्स, लेकिन इसकी ये बात सही थी कि एटम पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। और थर्ड वन पोस्टुलेट में इसने ये कहा था कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने फोर्थ पोस्टुलेट में ये भी कहा था कि एटम कंबाइंस during a chemical reactions in a fixed ratio to form a compound. That means इसने हमें क्या दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। क्या दिया था इसने? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं अपने। वहां हमने 5-6 लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए पढ़े थे। तो सिंपली याद रखना है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो एटम वर्ड फर्स्ट यूज बाय जॉन डाल्टन। इसने अप्रोक्स अगर देखें तो 1803 और 1808 के बीच में अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें 5 पोस्टुलेट यूज किए थे। उनमें हम याद रखेंगे कि इसने जो पोस्टुलेट दिए थे उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस किया था और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। तो ये दो हम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये अब भी यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड देखो, अब हम सबको पता है कि एटम्स डिविजिबल्स है, तो हम यहाँ डायरेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, यानी एटम मेनली मेड अप ऑफ, बाकी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं लेकिन मेनली 3 मेटल मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। दैट मीन्स ये डाल्टन्स की ड्रॉबैक थी, वो कह रहा था कि अनडिविजिबल्स है, लेकिन एटम इज डिविजिबल्स एंड कैन मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। और एटम्स के 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हमने स्टडी करने हैं मेनली हर एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट्स होंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोले पॉजिट्रॉन्स है, एंटी प्रोटॉन्स है, मीसन्स है। तो सो मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर एट ए प्रेजेंट टाइम्स, लेकिन मेनली हम किसकी बात करेंगे अभी? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। हमें सबको पता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज किया था। यानी जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई मेनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की, तो
हम क्रूक्स की डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज किया था, जो विलियम और क्रूक्स ने बनाया था। तो इससे रिलेटेड अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो ट्यूब की थी इन्होंने, इस ट्यूब से रिलेटेड एक हमने पढ़ा था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिससे रिलेटेड देखो सबसे पहले कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया था वो स्टडी किया था जे थॉमसन ने। किसने स्टडी किया था? ये जे थॉमसन ने। देखो इससे रिलेटेड थोड़ा सा याद रखेंगे हम, बाकी ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में डिस्कवर किया इससे रिलेटेड डाटा थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। यहाँ इसने क्या किया, देखो इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो इन्होंने इवैक्यूएटेड एक कांच ग्लास ट्यूब यूज की थी, जिसके अंदर क्या प्लेस कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किए इन्होंने, एनोड और कैथोड की फॉर्म में इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड और कैथोड को हमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज करंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर हाई वोल्टेज के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें, दैट मीन्स देखो अब इसके अंदर अगर हम कनेक्ट करें, यहां हमने सप्लाई की हाई वोल्टेज इन रेंज ऑफ थाउजेंड्स, यहां प्लेस कर दिया एक वैक्यूम पंप, यानी जिससे हम क्या कर सकते हैं, यहां जो एयर प्रेशर हमने जनरेट कर रखा है उसको कम या ज्यादा करें, और यहां इसने वैक्यूम पंप लगा दिया अभी, जिससे हमने इस ट्यूब के अंदर अप्रोक्स 10⁻⁻⁴ mm ऑफ मरकरी प्रेशर जनरेट कर दिया, यानी मिनिमम प्रेशर कर दिया अप्रोक्स वैक्यूम। और हाई वोल्टेज हमने थाउजेंड्स में अप्लाई कर दी है, ये मान के चले 10,000 से 20,000 वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने। इससे हमें क्या नोट डाउन किया कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं वैक्यूम ट्यूब के अंदर, तो यहाँ नोट किया कि कुछ रेज ऐसी थी जो यहाँ अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कैथोड, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम एनोड। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिवली इलेक्ट्रोड। अब हमने नोट डाउन किया कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो कुछ रेज थी जो कैथोड से निकल के और एनोड की तरफ मूव कर रही थी। अब एक चीज और ध्यान रखना है हमने कि जब इस रेज को हम विजुअली नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, लेकिन किसी भी फ्लोरिसेंट सब्सटेंस की अगर यहाँ पॉलिश कर दी हमने, यहाँ लट लगा लो हमने कोई भी फॉस्फोरेसेंट बोले या फ्लोरिसेंट सब्सटेंस की पॉलिश कर दी है, इसके अंदर जैसे ही ये रेज स्ट्राइक की, हमने इसके अंदर एनोड के अंदर पोर क्रिएट कर दिए। इन पोर में से लाइट इंटर करके जैसे ही यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ शाइनिंग स्पॉट बना रही है। ये जैसे इस पोर से इंटर करके ये यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो क्या जनरेट कर रही थी, शाइनिंग। और ये शाइनिंग मेनली यहाँ यूज करते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरिसेंट सब्सटेंस क्या यूज किया हमने, यानी ये पॉलिशिंग जो एनोड के पीछे की ये किसकी करते हैं, जिंक सल्फाइड, है ना। टू द पॉइंट डाटा याद रखना है हमने। अब इसका प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंपल कहेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऐसा था, जब हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई की, एनोड के पीछे वाली ट्यूब हमने पॉलिश कर दी, एनोड में पोर क्रिएट कर दिए। अब जैसे ही रेज इसमें से इंटर करके इस फ्लोरिसेंट सब्सटेंस से स्ट्राइक करेगी तो ये शाइनिंग इमिट करेगी, और उस शाइनिंग से हमें फाइंड आउट हुआ कि कुछ रेज है जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। तो हमने कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं,
जिंक सल्फाइड, ये ध्यान रखना है। तो ये तो किसमें फाइंड आउट किया हमने, कैथोड रेज में। अब इसी को स्टडी करने के लिए देखो हमने इससे रिलेटेड अब क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स ये रेज है, ये भी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, कैसी है, नेगेटिवली चार्ज रेज है। इस नेगेटिवली चार्ज रेज को नाम दे दिया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया इसको, कैथोड रेज। अब इस कैथोड रेज को हमने स्टडी किया, दैट मीन्स साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इसको स्टडी किया कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखें, ये रेज पास कर रहे हैं हम, और इसके ऊपर यहां मान लो एक्सटर्नली हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, यहां से हाई वोल्टेज अप्लाई करने से मान लो अपना ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो ये रेज का जो डेविएशन था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होने लग गया। जो पॉजिटिव टर्मिनल था अपने बैटरी का इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे थे, उससे हमें प्रूव हो गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे। इसी तरह से अगर हम देखें कि यहाँ हम मैग्नेट लगा दें, मान लो जैसे ये रेज जा रही है, हम इस रेज के पाथ के अंदर अगर पावरफुल मैग्नेट लगा दें, हम इसी पाथ के ऊपर अगर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं पावरफुल मैग्नेट, यहाँ मान लो हमने इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल प्लेस कर दिया, ये हमने क्या यूज की, पावरफुल मैग्नेट। हमें जनरली पता है कि एन मीन्स नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, फेस रूल में पढ़ते हैं तो नेगेटिव मानते हैं, साउथ पोल यानी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। तो हमने नोट डाउन किया कि ये रेज साउथ पोल की तरफ टर्न कर रही है, तो उससे भी प्रूव हो गया कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है ना। तो सिंपल अगर पूछ ले कि अगर कैथोड रे पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर, तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर कहे कि पावरफुल मैग्नेट के अंदर कैथोड रे प्लेस कर रखी है हमने, तो कैथोड रे किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, साउथ पोल की तरफ। और अगर हमने कोई भी मैग्नेट या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, तो कहाँ मूव करेंगे, इन स्ट्रेट लाइन, है ना। थ्योरेटिकली क्वेश्चन बन जाता है कि कैथोड रे कैसे मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो कहाँ हो जाएगी, मूव टुवर्ड द पॉजिटिव पोल। अगर ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, साउथ पोल। एक क्वेश्चन और बन जाता है इसके ऊपर कि जो डिग्री ऑफ डेविएशन है डिफ्लेक्शन वो कितना होगा। डिग्री ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। यानी अगर हम बात करें इस केस में कि डिग्री ऑफ डेविएशन कितना होगा, या जो हम डिफ्लेक्शन बोले कि कैथोड रे कितना बेंड करेंगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हाई वोल्टेज होगी या हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन की उसकी पावर ज्यादा होगी। सेकंड वन किस पे डिपेंड करेगा, ये चार्ज, यानी जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी हायर कैथोड रे निकल रही है, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें, अगर दोनों ही रिमूव कर दिए हमने, तो किस में जाएगी, स्ट्रेट पाथ में। दैट मीन्स किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट वन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, या सिंपली हम बोलते हैं इसको इंटेंसिटी की वर्ड में पढ़ते हैं, पर यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो क्या बोले, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। और हमें पता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शंस। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शंस। याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट टुवर्ड साउथ पोल। इतना ध्यान रखना है। अब इन सब को स्टडी करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो याद रखना है, इलेक्ट्रोड्स की प्रॉपर्टी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। कैथोड रे की प्रॉपर्टी होगी स्ट्रेट मूव करेगा, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंजेस आएंगे। अब इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ स्टडी करें,
अब इसी एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए आर.ए. मिल्कन्स ने एक एक्सपेरिमेंट डेवलप किया। देखो ये एक्सपेरिमेंट तो किसने किया था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, क्रूक्स और विलियम्स की ट्यूब को यूज करके जे थॉमसन ने, इसी को यूज करके आर.ए. मिल्कन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। ये नाम याद रखने बेटा हमने, आर.ए. मिल्कन्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर, देखो इस फॉर्म में एक इसने कंटेनर बना लिया सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में एक कंटेनर इसने कंसीडर कर लिया। इस कंटेनर को इसने कंसीडर इस फॉर्म में किया। देखो यहाँ इसने इलेक्ट्रोड लगा दी है, यहाँ पे स्लैब बना दी है, जहां से क्या कर रहा है? ये प्लेस कर रहा है। यहाँ एक ड्रॉपर यूज किया इसने। इस ड्रॉपर की हेल्प से जैसे हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे करेंगे तो उसमें ड्रॉप, बारीक ड्रॉप बन जाती है। इससे इसने यहाँ एक ड्रॉपर यूज किया जिससे किसी भी पार्टिकल्स को ये स्प्रे कर रहा था। यहाँ इसकी वजह से जो ये ड्रॉप क्रिएट हुई, इस ड्रॉप को इस साइड से आयनाइज कर दिया इसने एक्सरे से। क्या कर दिया? इससे इसने चार्ज कर दिया एक्सरे से। अब इस रेज को, जैसे ये मान लो रेज थी जो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जैसे ही फॉलोअप कर रही थी, इस दौरान यहाँ इसने सेटअप कर दिया है, लेट हम इसी फॉर्म में सिंपली ड्रा कर सकते हैं, लेंस लगा लगा के इसने टेलीस्कोप लगा दिया ताकि बारीक चीज को भी ये दूर से ऑब्जर्व कर सके। और इस केस में जैसे इसने ऑब्जर्व किया, ये ड्रॉप जो यहाँ फॉलोअप कर रही थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे चार्ज होने के बाद, इसने क्या किया कि काउंट कर लिया ड्रॉप्स को, और ड्रॉप को काउंट करके उसको चार्ज को कैलकुलेट किया। तो इसने क्या फाइंड आउट किया कि किसी भी सिंगल ड्रॉप के ऊपर, यानी चार्ज ऑन ड्रॉप इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी एक जो चार्ज सभी ड्रॉप्स के ऊपर था वो किसी न किसी एक फिक्स क्वांटिटी के मल्टीपल में था। तो इसी को इसने फाइंड आउट किस टर्म में लिखा, जो हमने याद रखना है यहाँ, यानी हर ड्रॉप के ऊपर जो टोटल चार्ज था आपका Q, Q क्या है अपना, जो टोटल चार्ज था किसी भी ड्रॉप्स के ऊपर वो NE के बराबर था। N का मीनिंग क्या है? कोई भी इंटीजर, N सोर। E की वैल्यू इसने जो कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट की, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और नेगेटिवली चार्ज था क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फॉलोअप कर रहा था। दैट मीन्स आर.ए. मिल्कन से हमें क्या फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे, ये जो यहाँ इसने एक कांस्टेंट टर्म्स को फाइंड आउट किया, यानी इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट टर्म। इस इंटीग्रल मल्टीपल्स को अगर हम स्टडी करें तो इससे रिलेटेड हमने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आर.ए. मिल्कन्स ने ये फाइंड आउट किया कि चार्ज ऑन ए ड्रॉप्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट टर्म, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये हमने ध्यान रखना है। इसी से इसने क्या फाइंड आउट किया, चार्ज बाय मास रेशियो भी। और अगर चार्ज फाइंड आउट कर लिया चार्ज बाय मास, तो मास भी निकाल सकते हैं। अब ये पढ़ने का अपना मकसद यही है कि इलेक्ट्रॉन को हम यूज करेंगे, चार्ज कितना है, चार्ज बाय मास रेशियो कितना है, जिसको आगे के न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जनरली ये पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंट आर.ए. मिल्कन ने कौन सा दिया था, ऑयल ड्रॉप। कैथोड रे तो जे थॉमसन ने, एनोड रेज भी पढ़ेंगे हम। तो इससे रिलेटेड हमने देखो जो डाटा याद रखने अभी, यहाँ जो हमने कैथोड रे से फाइंड आउट कर लिया है, क्या फाइंड आउट कर लिया, देखो अगर हम ये फाइंड आउट करें नेगेटिवली चार्ज है, फिक्स क्वांटिटीज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स को किसने फाइंड आउट किया,
जे थॉमसन ने, किसने फाइंड आउट किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को? जे थॉमसन ने। अब आर्य मिल्कन ने कहा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। अब इसके अंदर कोई भी गैस फिलअप करे, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अगर हम कैथोड रेज की बात कर रहे हैं, कैथोड रेज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ गैस और इलेक्ट्रोड यूज्ड। ना तो कौन सी गैस फिलअप कर रही है उस पर डिपेंड करता है, ना कौन सा मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया, इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स ये क्या है? एक ऐसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। और वो किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने, इसके ऊपर हमने जो याद रखना है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। चार्ज को किससे मेजर करते हैं? कूलम्स में। इसी से रिलेटेड चार्ज बाई मास रेशियो फाइंड आउट किया आर्य मिल्कन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। यानी नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी हमें इसकी याद रखनी है, स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज को क्या लिखते हैं? E/m रेशियो, यानी चार्ज बाई मास रेशियो। E क्या है अपना? चार्ज, m क्या है? मास। चार्ज बाई मास रेशियो को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड आउट किया? आर्य मिल्कन ने। यानी ये जो डिस्कवरी की, ये जे थॉमसन ने चार्ज फाइंड आउट किया, आर्य मिल्कन ने क्या फाइंड आउट कर लिया? इस पे चार्ज बाई मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। और E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन कितनी थी? 1.76 इंटू 10⁻11। चार्ज बाई मास रेशियो है तो क्या लिखेंगे? कूलम पर केजी, है ना। कई बार यूनिट भी ध्यान रखनी है हमें, तो यूनिट पूछ ली जाती है तो याद रखेंगे कितनी है? 1.76 10⁻11 कूलम पर केजी। ये किसने फाइंड आउट किया? आर्य मिल्कन ने। अब चार्ज हमारे पास है, चार्ज का मीनिंग क्या है? E की वैल्यू है, E/m भी है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा अगर दोनों का रेशियो करेंगे? चार्ज कैंसिल और हमें क्या मिल जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला हमें? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दैट मीन्स नेग्लिजिबल, है ना। ये हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। तो ये तीन टर्म्स हमने याद रखने हैं। जो एक तो क्या है? चार्ज कितना है? चार्ज बाई मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही देखो, अब हम स्टडी करेंगे इसी से रिलेटेड प्रोटॉन्स, है ना। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कैथोड रे से में इलेक्ट्रॉन मिल गया है। इलेक्ट्रॉन की 3 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि चार्ज कितना है? -1.6 10⁻19 कूलम्स, जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज बाई मास रेशियो, किसने डिस्कवर किया? आर्य मिल्कन्स ने। एंड that found 1.76 into 10⁻11 कूलम पर केजी। और चार्ज और स्पेसिफिक चार्ज से हमें क्या मिल गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg। हमने ये डाटा याद रखने हैं। ये फिर भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन मिल जाता है, लेकिन चार्ज और मास नहीं देते। चार्ज ये भी ध्यान रखना है किसमें है? इलेक्ट्रॉन का माइनस में। अब इसी से रिलेटेड देखो, हम प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन भी हमें किससे मिला था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। किससे मिला था हमें? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और ये किसने स्टडी किया था? गोल्डस्टीन ने। ये ध्यान रखेंगे। सेकंड, अगर हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे हमारे, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? एनोड रेज, या इसी को क्या बोलते हैं हम? कैनल रेज। ये भी ध्यान रखना है। उसके अंदर सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने यहां भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस लगा दिया, और कैथोड रेज के अंदर क्या बना दिए? पोर्स। तो हमने देखा कि कुछ रेज ऐसी थी जो यहाँ एनोड से निकल के आ रही थी और किसकी तरफ मुंह कर रही थी? कैथोड की तरफ। अगर कैथोड की तरफ आ रही है, दैट मीन्स ये कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज। कैसी होंगी?
पॉजिटिवली चार्ज होंगी। तो इससे क्या मिल गया हमें, कैनाल रेज या एनोड रेज। अब ये एनोड रेज थी, बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी सेम है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव है तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ टर्न करेंगे, डिफ्लेक्ट, नॉर्थ पोल की तरफ। इनका डेविएशन भी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज इंटेंसिटी पे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे और मैग्नेटिक फील्ड पे, दैट आर सेम। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है, अभी डिफरेंस मींस क्या, जो चेंज है अपना, जो आपकी एनोड रे थी, दैट मींस नेचर ऑफ गैसेस यूज्ड या मेटल इलेक्ट्रोड, आपने कौन सी गैस यूज की डिस्चार्ज ट्यूब में, कौन से मेटल के इलेक्ट्रोड बने, ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, डिसाइड द नेचर ऑफ कैनाल रेज। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब और कौन से मेटल इलेक्ट्रोड हमने यूज किए। दैट मीन्स अगर अलग अलग गैस को यूज करके देखें, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड यूज करें, तो जो हमें यहाँ शाइनिंग मिल रही थी वो अलग अलग कलर की मिल रही थी। तो ये सब किस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पे और मेटल पे। लेकिन अगर हम नोट डाउन करें, यहाँ हमने गैस यूज की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस, उसी तरह से आर्य मिल्कन से हमने डिस्कवर किया। तो चार्ज बाई मास रेशियो अगर स्पेसिफिक निकालें तो मास हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि मास मिनिमम हो गया है। तो इस केस में हमें जो चार्ज मिला या चार्ज बाई मास स्पेसिफिक चार्ज जो मिला वो मैक्सिमम किसके केस में मिला, हाइड्रोजन के केस में। तो इससे हमें फाइंड आउट हुआ कि अगर E बाई M रेशियो निकालें, वो तो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आ रहा है, और सबसे ज्यादा किसके लिए आया, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस के लिए। तो इस केस में अगर हम नोट डाउन करें, या ये स्पेसिफिक जो चार्ज पॉजिटिवली था ये हर में था, लेकिन इसका नेचर क्या था, अलग अलग था गैस में। तो सिंपलेस्ट हम कब बात करें, जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज की। इस केस में फर्स्ट हम याद करें चार्ज ऑन कैनाल रेज, और इसके लिए यूज कर लिया कौन सा वर्ड, प्रोटॉन। और प्रोटॉन्स को अगर हमें ये बात करें तो इसके ऊपर कितना आ गया, प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। ये ध्यान रखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। इलेक्ट्रॉन पे कैसा था, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कैसा है, पॉजिटिव। एक और ध्यान रखेंगे, देखो प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन ने, लेकिन न्यूक्लियस को कह दे या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर नाम दे दिया प्रोटॉन का तो किसको मेंशन करेंगे, गोल्डस्टीन। और कह दे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियस किसने, रदरफोर्ड ने ना। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सेकंड वन इससे रिलेटेड याद रखना है हमने, चार्ज बाई मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या था। अगर हम स्टडी करें इन रेज ऑफ कैनाल रेज के बारे में, तो अपने पास वैल्यू कितनी आई है, चार्ज बाई मास रेशियो की जो वैल्यू मिली हमें, ये कितनी थी, 9.6 × 10⁻7 कूलम पर केजी। क्योंकि मास ज्यादा है तो वैल्यू भी क्या आएगी, कम। इसी केस में थर्ड वन जो टर्म याद रखना है हमने, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन्स अगर MP से हम लिखें तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 1.67। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन। तो कितनी होगी, 1.67 × 10⁻27 kg। अब देखो हमने ये टर्म्स याद रखने हैं। अभी मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, या हम ये कहें चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, चार्ज बाई मास रेशियो में प्रोवाइड हो जाता है। तो हमने दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी कर लिया है। थर्ड वन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। थर्ड वन, ये दोनों की डिस्कवरी हमें किससे हुई, डिस्चार्ज ट्यूब से। लेकिन जब हमने फाइंड आउट किया कि इसके मास और डिफरेंट एटम और प्रोटॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़े तो कुछ में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इनके बाद करीब जेम्स चैडविक ने अपना एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया, और वो एक्सपेरिमेंट था कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए।
ये दोनों जो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे की थी? डिस्चार्ज ट्यूब से। और थर्ड वन जो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। और ये हमें किसने दिया? थर्ड वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, दैट इज न्यूट्रॉन, जिसको एन न्यूट्रल चार्ज 0 से डिनोट करते हैं। ये हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिला। किससे मिला हमें? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन मीन जिसमें स्मॉल एटम को कंबाइन करके एक बड़े साइज का एटम बनाते हैं। इसने क्या किया? जो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, ये किसने किया? जेम्स चैडविक ने। देखो बाकी तो कम ही चांस होते हैं एग्जाम में किसी साइंटिस्ट का नाम पूछे, लेकिन बाई चांस पूछ भी लेते हैं, इसलिए हम 3 याद रखेंगे। ये कई बार पॉजिटिवली चार्ज और प्रोटॉन में कंफ्यूज कर देते हैं। प्रोटॉन नेम मेंशन है तो कहेंगे गोल्डस्टीन, पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस है तो रदरफोर्ड। एक थर्ड वन ध्यान रखना है, न्यूट्रल्स, इसने 1932 में जाके एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? एक बेरिलियम की शीट ले ली है। उस बेरिलियम की शीट से इसने हाई रेज, हाई एनर्जी के अल्फा रेज ट्राई किया। इसने नोट डाउन किया यहाँ कुछ पार्टिकल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अलोंग विद हाई स्पीड के एनर्जेटिक पार्टिकल्स इमिट हो रहे। इस एनर्जेटिक पार्टिकल्स को जब नोट डाउन किया तो ये क्या थे? न्यूट्रॉन थे। क्या थे? न्यूट्रॉन थे, जिसके ऊपर अगर हम देखें 1 मास एंड चार्ज इज 0। इसने जो फाउंड आउट किया, अगर इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम राइट करें तो क्या हो जाएगी? देखो अगर हम बेरिलियम को हीलियम, यानी अल्फा रेज क्या है आपकी? ये बेरिलियम एटम लिया इसने। बेरिलियम हमें पता है एलिमेंट है, 4 एटॉमिक नंबर, 9 एटॉमिक मास। इसके साथ इसने अल्फा रेज को स्ट्राइक किया। अल्फा रेज इज सेम लाइक हीलियम एटम, जिसका मास 2 है, सॉरी मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। अब इन दोनों को जैसे स्ट्राइकिंग करवाई, हम जनरली जो अब रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन फिजिक्स में आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें 2 जुड़ जाए तो फ्यूजन, और एक बड़ा एटम 2 में टूट जाए तो फिजन। ये फ्यूजन करवा रहे हैं हम, 2 को जोड़ दिया, यहां में मिल गया कार्बन, जिसके अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हमें पता है, मास नंबर कितना है? 12। लेकिन देखो यहां सम अप करके देखें तो 9 और 4 कितने हैं? 13 हो गए। दैट मीन्स एक ऐसा पार्टिकल्स था जिसका मास 1 है और चार्ज कितना है? 0। इस जो न्यूट्रल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसको चैडविक ने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। यानी अगर अल्फा रेज सेम लाइक हीलियम एटम यानी अल्फा रेज की हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को बेरिलियम के साथ स्ट्राइक करवा दिया, हमें क्या मिला? एक न्यूट्रल एटम आपका कार्बन, लेकिन हाई स्पीड एनर्जेटिक पार्टिकल्स, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा तो नो डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी नो डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ये न्यूट्रल चार्ज। और इस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया इसने? न्यूट्रॉन्स। अब ये न्यूट्रॉन्स है जिसके ऊपर अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करें, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम स्टडी करें तो सिंपली ध्यान रखना है, न्यूट्रल पार्टिकल है तो चार्ज तो कितना है? 0। यानी चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा आपका? 0। और अगर मास की बात करें, देखो चार्ज अपॉन मास स्पेसिफिक करें तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये कितना आएगा? सेम लाइक प्रोटॉन, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो हमें इससे क्या फाइंड आउट हो गया है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडी किए हैं, जिसका हमें याद रखना है चार्ज कितना है, मास कितना है, चार्ज बाई मास। और इससे रिलेटेड क्या याद रखना है हमने? हु डिस्कवर्ड एंड हाउ डिस्कवर। ये कुछ थ्योरेटिकल्स डाटा है हमने जो याद रखने हैं। बाकी दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो किससे डिस्कवर किए थे हमने?
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से किसको डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को। किसके द्वारा? बाय चैडविक। बाकी इसके अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी इनके अलावा भी कुछ हम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं आपके। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं? हम कहें कि पॉजिट्रॉन है, हम ये कहें कि एंटी प्रोटॉन है, या हम ये बोले कि मिसन्स है। बहुत सारे हो सकते हैं इनके अलावा। तो इनको भी थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, दैट मीन्स ये ई पॉजिटिव लिख दें हम, इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट पॉजिट्रॉन। अगर हम एंटी प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। मिसन्स होते हैं वो आपके 3 टाइप्स में अलग अलग मिलते हैं। एक को म्यू नेगेटिव बोल देते हैं, एक को म्यू पॉजिटिव बोल देते हैं, और एक आपका पाई। पाई मीन्स पाई मिसन्स बोल देंगे, म्यू पॉजिटिव मिसन्स, म्यू नेगेटिव मिसन्स। ये सारे पार्टिकल्स हमें किससे मिलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन से। किससे मिलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन से। और आज प्रेजेंट टाइम्स में डिफरेंट साइंटिस्ट केमिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं। इनको थोड़ा सा ये डिस्कस करें। कई बार ऑप्शन में मिल जाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल है कि नहीं, तो हमें ध्यान रखना ये भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इसी तरह कई बार क्वार्क वर्ड भी यूज कर लेते हैं, क्वार्क भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। थोड़ा सा और याद रखें, इनका चार्ज और भी कम होता है, तो हम कोलम में ना लेके ESU में मेजर करते हैं, दैट आर स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। इसी से रिलेटेड अगर मास की बात करें तो भी आपने ध्यान रखना है, इनका जो चार्ज है वो तो ESU में मिलेगा, यानी इनके चार्ज से क्या है? कमी। चार्ज या तो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में, लेकिन चार्ज यहाँ जैसे पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव मिलेगा, एंटी प्रोटॉन है तो नेगेटिव में। चार्ज इनके ऊपर मेंशन कर दिया हमने। और इनसे रिलेटेड अगर हम मास की बात करें तो इनके केस में मास अपना कितना हो जाएगा? देखो कई बार मिसन्स को कंसिडर कर लेते हैं। इनका मास जैसे एंटी पॉजिट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही मास होगा, लेकिन चार्ज अलग हो जाएगा। अगर एंटी प्रोटॉन है तो मास प्रोटॉन जैसा होगा, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा? अपोजिट। लेकिन इसी तरह से मिसन्स की बात करें तो इसमें नेगेटिव मिसन्स, पॉजिटिव मिसन या पाई मिसन्स, 3 तरह के हम मिसन्स याद करते हैं। जिसमें से अगर इनके मास की बात करें तो अपने पास मास की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये बात करें तो इनकी तो है 0.1152 AMU। बोथ का सेम है क्योंकि पाई मिसन्स है, और ये म्यू वाला आपका। और पाई मिसन्स के केस में यही वैल्यू क्या हो जाती है? थोड़ी सी ज्यादा। जब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो इसकी वैल्यू हम राइट अप करेंगे, ये हो जाएगी अपनी 0.1542। और किस में है? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ये ध्यान रखना है हमने। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.154 AMU, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है अपनी? 0.115 AMU। तो कई बार अगर मास की टर्म में अरेंज करना हो तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। हमने सिंपली यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पुटअप होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को स्टडी कर लेना है। ये थ्योरेटिकली डाटा हमने लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।